तो हेलो क्लास, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू अनदर सीरीज। आज हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर 20 को एनसीईआरटी से कम्प्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये चालू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्टरी पैरा में। तो मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स जितने भी हैं उनका सिग्निफिकेंट फीचर एक जो पाया जाता है वो होता है मूवमेंट। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स। एनिमल्स और प्लांट्स मूवमेंट दिखाते हैं, हाँ प्लांट्स भी मूवमेंट दिखाते हैं। क्या होता है? स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में ये पाया जाता है, तो ये सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट कहलाया जा सकता है। सीलिया, फ्लैजेला, टेंटिकल्स वगैरह के मूवमेंट जो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स दिखाते हैं, ये भी टाइप ऑफ मूवमेंट कहलाए जा सकते हैं। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम लिम्स, जॉ, आईलेट, टंग, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हिला सकते हैं। ये सब चीज़ें हमें पता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मूवमेंट एक ही जगह पे हो, ठीक है, अब या तो हम एक ही जगह पे खड़े खड़े कुछ बॉडी पार्ट लेंगे, जैसे मैं यहाँ से हाथ हिला दूं, या फिर मैं अपनी पोजीशन भी चेंज करूंगा। तो अगर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ जाके चल के चला गया, तो उसको कहेंगे लोकोमोशन। तो अगर चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन हो रहा है तो उसको लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, इन सबसे लोकोमोशन होता है। लोकोमोटरी मूवमेंट है ये सारे। ठीक है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, मतलब वो स्ट्रक्चर्स जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं, वो जरूरी नहीं है डिफरेंट हो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स के लिए। समझे? फॉर एग्जाम्पल, पैरामीशियम की अगर बात करें तो सीलिया हेल्प करता है मूवमेंट में। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड में सीलिया हेल्प करता है, जो कि साइटोफेरिंग्स के थ्रू होता है। लोकोमोशन में भी इसमें करता है। हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं जो कि प्रे को कैप्चर करते हैं और लोकोमोशन में भी यूज होते हैं। तो यहाँ पे एक चीज जो तुमने देखी, देखो इसको मार्क कर लो। ठीक है, हो सकता है पेपर में पूछे। तो पैरामीशियम के बारे में तुमने देखा, पैरामीशियम में क्या है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या करते हैं? मूवमेंट ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फूड किसके थ्रू होता है? साइटोफेरिंग्स के थ्रू होता है, याद रखना। ठीक है, और आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल्स वेरी विद इन देयर हैबिटेट्स। मतलब अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग मेथड हो सकते हैं लोकोमोशन के लिए। डिमांड ऑफ सिचुएशन में भी डिपेंड करेगा। लोकोमोशन जनरली फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेड, सूटेबल ब्रीडिंग, मतलब बहुत सारे वजह होते हैं क्यों लोकोमोशन किया जाता है। लोकोमोशन मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह चले जाना। तो कोई क्यों जाएगा एक जगह से दूसरी जगह? हो सकता है किसी प्रेडेटर या एनिमी से दूर भाग रहा हो सकता है ब्रीडिंग ग्राउंड्स में जा रहा हो सकता है शेल्टर चाहिए हो, खाना चाहिए हो, मीटिंग हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मूवमेंट में। तो सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट। हमारी ह्यूमन बॉडी के सेल 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट डिपिक्ट करते हैं। वो कौन कौन से? पहला है अमीबॉइड, दूसरा सीलियरी और तीसरा मस्कुलर। अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर। ये लाइन याद रखना, ये लाइन पूछी जा सकती है ट्रू और फॉल्स में। क्या 3 टाइप ऑफ मूवमेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में? तो हाँ होते हैं। क्या वो 3 टाइप ऑफ मूवमेंट अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर है? तो हाँ है। तो असर्शन रीजन में भी तुमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब और आगे चलोगे तो पता चलेगा। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। 2 सेल्स का इन्होंने एग्जांपल दिया। कौन से? मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स। यहाँ पे क्या होता है? जो कि ब्लड में पाए जाते हैं, ये अमीबॉइड मूवमेंट दिखाते हैं। तो तुमसे पूछ सकते हैं अमीबॉइड मूवमेंट कौन दिखाता है? तो अमीबॉइड मूवमेंट मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स जैसे सेल्स दिखाते हैं जो कि ब्लड में पाए जाते हैं। It is affected by pseudopodia formed by streaming of protoplasm. Pseudopodia form होता है। ठीक है, पोडिया मतलब अपेंडेजेस, सीडो मतलब नकली, फॉल्स अपेंडेजेस। ठीक है, सीडोपोडिया फॉर्म होता है जो कि स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म से फॉर्म होते हैं, जैसे कि अमीबा में। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स की बात करें, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या है? माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, ये भी इन्वॉल्व होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट में। तो अगर तुमसे पूछें कि अमीबॉइड मूवमेंट जो है वो किन चीज़ों की वजह से होता है, तो पहली चीज़ तो सीडोपोडिया। ठीक है, पहली चीज़ सीडोपोडिया हो गया। सेकेंडली स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग से हो सकता है। तीसरी चीज़ तुम्हें याद रखनी है, माइक्रोफिलामेंट्स भी हेल्प करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट में। और आगे चलो,
सीलियरी मूवमेंट्स अकर इन मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स। तो सीलियरी मूवमेंट कहाँ देखने को मिलते हैं? इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स, मतलब ट्यूब लाइक ऑर्गन्स में देखने को मिलते हैं। विच आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम, जिनके ऊपर सीलिएटेड एपिथेलियम होना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सीलिया का, जहां कहां? ट्रैकिया में। ट्रैकिया का एग्जांपल इन्होंने लिया है जहां पे कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है सीलिया का, जो डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस को हटाने में यूज होते हैं। ठीक है। पैसेज ऑफ ओवा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में भी सीलियरी मूवमेंट के थ्रू होता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि सीलियरी मूवमेंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन चीज़ों में हेल्प करता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में हेल्प, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मूवमेंट ऑफ ओवा, पैसेज ऑफ ओवम में यूज होता है, और सेकेंडली तुम देख सकते हो डस्ट पार्टिकल्स को हटाने के लिए ट्रैकिया में भी यूज होता है। मूवमेंट ऑफ आर लिम्स जो है, लिम्स, जॉ, टंग वगैरह जो सारे मस्कुलर हैं वो होते हैं मस्कुलर मूवमेंट। ठीक है। मस्कुलर मूवमेंट किन वजहों से होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी जो मसल्स की हैं उनको यूज किया जाता है लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो ये चीज़ दिखाते हैं। जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें से ज़्यादातर ये चीज़ दिखाते हैं। लोकोमोशन की रिक्वायरमेंट क्या है? परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम होना चाहिए। मस्कुलर, स्केलेटल एंड न्यूरल सिस्टम की परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, उसके बाद ये दिखा सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम बेसिकली मस्कुलर मूवमेंट के बारे में, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं मसल्स में। तो आपने पढ़ा है कि सीलिया और फ्लैजेला आउट ग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। ठीक है। सीलिया एंड फ्लैजेला क्या होती है? आउट ग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की। फ्लैजेलर मूवमेंट की बात करें तो स्पर्मेटोजोआ के मूवमेंट में हेल्प करता है, स्विम करने में हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस और लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लेना में भी हेल्प करता है फ्लैजेलर मूवमेंट। ये चीज याद रखना। किस किस में करता है फ्लैजेलर मूवमेंट? एक चीज तो गई स्पर्मेटोजोआ को स्विम कराने में, दूसरी चीज हो गई वाटर करंट मैकेनिज्म स्पंजेस के अंदर, और तीसरी चीज हो गई प्रोटोजोआन जैसे कि यूग्लेना के मूवमेंट में, लोकोमोशन में। मसल्स की बात करें तो मसल्स मीसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। मसल स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है मीसोडर्मल ओरिजिन का। याद रखना, मसल्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मीसोडर्मली ओरिजिनेट होती हैं। 40 से 50% ऑफ बॉडी वेट जो है वो मसल्स की वजह से होता है। 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट जो है मसल्स की वजह से होता है। आगे और चलते हैं तो उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो मसल्स की क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ से भी सवाल कई बार आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? पहली बात एक्साइटेबिलिटी, एक्साइट करी जा सकती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंड कर सकते हैं। इलास्टिसिटी, थोड़ी सी इलास्टिक भी होती हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मसल्स की। 4 प्रॉपर्टी तुम्हें बताई, एक्साइट हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है और इलास्टिक होती हैं। मसल्स जो है वो क्लासीफाई हो सकती है अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस में। तो अलग अलग क्राइटेरिया से हम मसल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि लोकेशन, अपीयरेंस, नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज, इनके बेसिस में कर सकते हैं। कहाँ पाई जाती हैं, कैसी दिखती हैं और उनको रेगुलेट करने का तरीका क्या है, उसके हिसाब से मसल्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें लोकेशन के बेसिस पे तो 3 टाइप की मसल्स हमें पता होती हैं, स्केलेटल, विसरल एंड कार्डियक। तो ये हो सकता है तुमसे पूछें कि स्केलेटल, विसरल और कार्डियक इज बेस्ड ऑन डिवीजन। ठीक है। डिवीजन बेस्ड अपॉन व्हाट? अपॉन व्हाट? मतलब तुम्हें ये पता है कि स्केलेटल, विसरल और कार्डियक 3 टाइप की मसल हैं, लेकिन ये 3 टाइप की मसल किस बेसिस में डिवाइड की गई है? तो तुम्हें पता होना चाहिए लोकेशन के बेसिस में डिवाइड करी गई हैं, लोकेशन के बेसिस में। ठीक है। तुम कुछ और मत लिख देना, वहाँ होगा फंक्शन के बेसिस में है क्या, वहाँ हो सकता है यूज के बेसिस में है क्या, तो लोकेशन के बेसिस में। स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं। स्केलेटल मसल क्लोजली एसोसिएटेड होती है स्केलेटल कंपोनेंट्स, मतलब स्केलेटन से ज़्यादा क्लोजली इंटीमेटली एसोसिएटेड होती है। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होती है, स्ट्राइप्स होते हैं वहाँ पे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तभी दिखते हैं, तो इसलिए इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। इनकी एक्टिविटी वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होती है। ठीक है। वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर इनकी एक्टिविटी आ जाती है, जो कि नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। वॉलंटरी मसल्स कहलाती हैं। लोकोमोशन एंड चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर में इनका काफ़ी बड़ा हेल्प होता है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कौन सी? स्ट्राइटेड मसल्स है, स्ट्राइशंस होती हैं, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होती हैं। दूसरी चीज़ स्केलेटन से क्लोजली जुड़ी है।
तीसरी चीज वॉलंटरी होती है। अब आ जाते हैं विसरल मसल्स में। विसरल मसल को सबसे पहले तो देखो स्मूथ मसल बोलते हैं। विसरल मसल को क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल बोलते हैं। सेकेंड चीज हॉलो विसरल ऑर्गन्स, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। इनकी किस में? इनर वॉल में। इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स में ये पाई जाती हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल हो गए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गए, यहाँ पे पाई जाती हैं। स्ट्राइएशन नहीं होती है, डू नॉट एग्जिबिट स्ट्राइएशन, स्मूथ होती है अपीयरेंस में। तो अगर तुमसे पूछा जाए विसरल ऑर्गन का क्या है, तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहली बात तो इनवॉलेंटरी है, दूसरी चीज़ स्मूथ है, और तीसरी चीज़ स्ट्राइएशंस नहीं होती है, और ऑर्गन विसरल ऑर्गन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक्टिविटीज़ हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में, डाइजेस्टिव ट्रैक में, गैमीट्स में हेल्प कर देती हैं। जैसा कि नेम सजेस्ट करेगा, कार्डियक मसल्स मसल्स ऑफ हार्ट होती हैं, कॉमन सेंस है। कार्डियक मसल सेल्स जो हैं वो असेंबल होते हैं ब्रांचिंग पैटर्न में। तो मतलब कार्डियक मसल्स जो हैं वो ब्रांचिंग दिखाते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग दिखाने के बाद कार्डियक मसल की फॉर्मेशन होती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एक बच्चे ने मेरे से बीच में PYQ में पूछा था कि एक बार PYQ में तुमसे पूछ लिया था, ठीक है, कि जो तुम्हें बताया गया है, एक टिश्यू उन्होंने डिस्क्राइब करके बताया, बोला ये टिश्यू किस टाइप ऑफ मसल से निकाला गया है, कार्डियक, स्केलेटल, कुछ और पता है, ऐसे भी ऑप्शन नहीं दिए उन्होंने ऑप्शन दिया कार्डियक मसल हो गया, उसकी जगह लिखा हार्ट मसल। दूसरी जगह उन्होंने लिख दिया बाइसेप्स, तीसरी जगह लिख दिया आयरिस, चौथी जगह लिख दिया एलिमेंट्री कैनाल की इनवॉलंटरी मसल। तो बताओ क्या है? तो तुम्हें पता होना चाहिए ब्रांचिंग अगर है तो भाई कार्डियक होगा। तो इससे अगर एक दो तुम की पॉइंट्स जान लो ना, तो एलिमिनेट करके भी तुम आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, अपीयरेंस की बात करें तो कार्डियक मसल स्ट्राइएटेड होती हैं। अपीयरेंस की बात करें तो कार्डियक मसल स्ट्राइएटेड होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता इनको डायरेक्टली। स्केलेटल मसल्स को अब डिटेल में देखेंगे। तो ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल्स और फेसिकल्स। ठीक है, बहुत सारी हमारी जो ज़्यादातर मतलब सारी हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं, हमारी जो स्केलेटल मसल्स जो हैं वो नंबर ऑफ मसल बंडल से बनी है। ठीक है, मसल बंडल से बनी है। ये मसल बंडल जो है इनको कहते हैं फेसिकल्स। इन मसल बंडल को कहते हैं फेसिकल। यहाँ पे तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है। ये हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय कॉमन कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, जिसको फेसिया कहते हैं। तो बहुत सारे फेसिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर, जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? बाय कॉमन कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कॉमन कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसको क्या कहते हैं? कॉमन कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू जो है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फेसिया। क्या कहते हैं? फेसिया कहते हैं। ठीक है, ईच मसल बंडल, उसमें बहुत सारी मसल फाइबर्स होती हैं। ये चीज़ हम यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। फेसिकल्स तुम्हें दिख रहे हैं जो कि मसल बंडल है, वो हेल्ड टुगेदर थे, बताया मैंने, कॉमन कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम फेसिया कह रहे थे। मसल फाइबर, मसल सेल तुम्हें अंदर इसके दिख जा रहे हैं। सार्कोलेमा दिख रहा है, ब्लड कैपिलरी दिख रही है। ये सार्कोलेमा, ब्लड कैपिलरी क्या काम करते हैं, क्या है, अभी हम देखेंगे। और आगे चलो, तो मसल फाइबर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लाइंड होता है, जिसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? सार्कोलेमा। ठीक है, वो एनक्लोज करता है सार्कोप्लाज्म को। तो ये बात याद रखना, सार्कोलेमा एनक्लोज करेगा सार्कोप्लाज्म को। ठीक है, मसल फाइबर जो है वो सिनसाइटियम होता है। मसल फाइबर क्या होता है? सिनसाइटियम होता है। मतलब सार्कोप्लाज्म जो है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। तो सिनसाइटियम मतलब मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट। ठीक है, सिनसाइटियम मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयंस का। तो ये भी याद रखो, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कैल्शियम आयंस का स्टोर हाउस है। यहाँ पे कैल्शियम आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें मसल फाइबर की, तो वो है प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन सार्कोप्लाज्म। पैरेलली अरेंज फिलामेंट्स होते हैं सार्कोप्लाज्म में, जिन्हें मायोफिलामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोफिलामेंट्स कहते हैं। ये चीज याद रखना, मायोफिलामेंट्स। दोबारा सुनो,
कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका? मसल फाइबर का। मसल फाइबर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स होने चाहिए सार्कोप्लाज्म में, जिनको कहते हैं मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफिब्रिल्स। ठीक है, ईच मायोफिब्रिल हैज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। मायोफिब्रिल में क्या होता है? ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स पाए जाते हैं। मायोफिब्रिल की डिटेल स्टडी हुई थी जिससे स्ट्राइटेड अपीयरेंस का हमें पता चला, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की वजह से होता है। स्ट्राइटेड अपीयरेंस जो है वो 2 प्रोटीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होती हैं। एक हो गया एक्टिन और दूसरा हो गया मायोसिन। एक हो गया एक्टिन, दूसरा क्या है? मायोसिन। लाइट बैंड्स जो हैं वो उसमें होता है एक्टिन, लाइट बैंड्स में होता है एक्टिन या फिर आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड। जबकि डार्क बैंड जो होता है उसको कहते हैं ए बैंड या फिर एनाइसोट्रोपिक बैंड, और इनमें होता है मायोसिन। याद रखो। तो एक्टिन से रिलेटेड क्या क्या चीजें? एक्टिन पहली बात तो लाइट बैंड, ठीक है। दूसरी चीज आई बैंड या फिर आइसोट्रोपिक बैंड, है ना। ये सब लाइट अपीयरेंस के लिए होता है। डार्क बैंड की बात करें तो डार्क बैंड पहली बात तो मायोसिन की वजह से है, दूसरा ए बैंड भी कहते हैं या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं, ठीक है। और आगे चलो, बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। दोनों प्रोटीन्स को रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह अरेंज किया जाता है। पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे से पैरेलल भी होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल से भी पैरेलल होते हैं, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं वो थिन होते हैं एज कंपेयर टू मायोसिन। तो एक और चीज लिख दो, एक्टिन वाले थिन होते हैं, मायोसिन वाले जो हैं वो थिक होते हैं। याद रखो, मायोसिन थिक, एक्टिन थिन, ठीक है। और आगे चलो, थिन और थिक फिलामेंट्स इन्हें रिस्पेक्टिवली कहा जाता है। सेंटर ऑफ आई बैंड में एक इलास्टिक फाइबर मिलता है जिसे जेड लाइन कहते हैं। आई बैंड के सेंटर में, अगर ये आई बैंड है, ठीक है, तो आई बैंड के सेंटर में एक जेड लाइन पाई जाती है सेंटर में, जो कि एक इलास्टिक फाइबर से बनी होती है, ठीक है, जो बाइसेक्ट करती है इन दोनों को, ठीक है। द थिन फिलामेंट्स आर क्लोजली अटैच्ड टू जेड लाइन। थिन फिलामेंट जेड लाइन से क्लोजली अटैच्ड होते हैं। थिन फिलामेंट्स कौन से? एक्टिन फिलामेंट्स की बात हो रही है। थिक फिलामेंट्स मतलब मायोसिन फिलामेंट्स। तो थिक फिलामेंट्स ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन मिडल ऑफ बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। तो फिर थिक फिलामेंट्स या फिर ए बैंड जो है उसके बीच में जो लाइन होती है उसे कहते हैं एम लाइन, जबकि आई बैंड के बीच में जो लाइन होती है उसे कहते हैं जेड लाइन। तो आई के साथ जेड लाइन है और ए के साथ एम लाइन है, याद रखना, ए के साथ एम लाइन है, ठीक है। ए एंड आई बैंड्स जो हैं वो अरेंज होते हैं ऑल्टरनेटिवली। ए और आई बैंड ऑल्टरनेटिवली अरेंज रहते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनते रहो, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत आते हैं। यहाँ से PYQ भर के आए हैं, ठीक है। और आगे चलो, पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड लाइंस, इसको कहते हैं फंक्शनल यूनिट, और इस फंक्शनल यूनिट को सार्कोमियर बुलाया जाता है। 2 सक्सेसिव जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सार्कोमियर, जो कि फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट की बात करें तो एजेस ऑफ थिन फिलामेंट, जो कि थिक फिलामेंट की दोनों साइड में पाए जाते हैं, वो पार्शियली ओवरलैप करते हैं फ्री एंड्स ऑफ थिक फिलामेंट्स को। समझ गए? दोबारा सुनो, रेस्टिंग स्टेट में जो थिन फिलामेंट्स के एजेस हैं वो थिक फिलामेंट की दोनों साइड में फ्री एजेस को ओवरलैप करते हैं, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट को छोड़ देते हैं जो कि अनकवर्ड होता है। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट जो कि अनकवर्ड है, नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट्स, उसको कहते हैं एच जोन। तो एच जोन थिक फिलामेंट का वो पार्ट है जो कवर्ड नहीं होता है। समझ आ रहा है? और आगे चलो, यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है। ए बैंड तुम्हें विजिबल है, आई बैंड तुम्हें दिख गया, सार्कोमियर तुम्हें दिख गया। आई के साथ मैंने तुम्हें क्या बोला था? जेड लाइन। तो आई बैंड के बीच में ये है जेड लाइन, ठीक है। ए बैंड के बीच में होती है
H जोन और यहाँ पे होती है M लाइन। Z लाइन तुम्हें दिख गई, M लाइन बीच में होती है, मैंने बता दिया, यह सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो कहलाता है। ठीक है, और आगे चलो, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में आ गए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन जो कि थिन फिलामेंट होता है वो 2F फिलामेंट्स, ठीक है, 2F एक्टिन मतलब फिलामेंटस एक्टिन से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से PYQ आया है। एक्टिन जो कि थिन फिलामेंट होता है 2F एक्टिन से बना होता है, मतलब F मतलब फिलामेंटस एक्टिन, जो कि हेलिकली बाउंड टू ईच अदर होते हैं, एक दूसरे से हेलिकली जुड़े हुए होते हैं। F एक्टिन जो है वो पॉलीमर है ऑफ मोनोमेरिक G एक्टिन। ठीक है, ये चीज तुम्हारा PYQ है। F एक्टिन जो है मोनोमर ऑफ G एक्टिन। ठीक है, G एक्टिन मतलब ग्लोबुलर एक्टिन, F एक्टिन फिलामेंटस एक्टिन ग्लोबुलर एक्टिन का पॉलीमर है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि F एक्टिन का मोनोमर क्या है, तो G एक्टिन मोनोमर है। ठीक है, 2 फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू F एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। तो 2 और फिलामेंट F एक्टिन के चारों मतलब थ्रू आउट द लेंथ पाए जाते हैं, वो होते हैं ट्रोपोमायोसिन के फाइबर्स। ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ उसके साथ चलते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ट्रोपोनिन, इसका क्या काम है? पहली बात तो रेगुलर इंटरवल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर पाया जाता है। रेस्टिंग स्टेट में ट्रोपोनिन जो है वो एक्टिव बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखता है। रेस्टिंग स्टेट में ट्रोपोनिन एक्टिव बाइंडिंग साइट्स को मास्क करके रखता है। एक्टिव बाइंडिंग साइट किसकी? मायोसिन से बाइंड होने वाली एक्टिव बाइंडिंग साइट्स को मास्क करके रखता है। तो तुमसे पूछ सकते हैं मास्किंग कौन करता है एक्टिव बाइंडिंग साइट्स की? ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन नहीं करता है। ठीक है, याद रखना, कंफ्यूज मत करना। ट्रोपोमायोसिन जो है थ्रू आउट इट्स लेंथ दो फिलामेंट है जो चलते रहते हैं। ठीक है, और आगे चलो। ईच मायोसिन, मायोसिन मतलब थिक फिलामेंट, ये एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है। थिक फिलामेंट या फिर मायोसिन एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है। कैसा प्रोटीन होता है? पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। मैनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मेरोमायोसिन्स कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। बहुत सारे मोनोमेरिक प्रोटीन्स, मोनोमेर का क्या नाम है? मेरोमायोसिन। बहुत सारे मेरोमायोसिन मिलके एक थिक फिलामेंट बनाते हैं जिसको कहते हैं मायोसिन। तो मायोसिन का अगर मैं पूछूं मोनोमर्स क्या हैं या मोनोमेरिक यूनिट क्या है, तो वो क्या है? मेरोमायोसिन। नाम से समझ आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और आगे चलो, ईच मेरोमायोसिन, अब हर एक मेरोमायोसिन की बात हो रही है। मेरोमायोसिन क्या था? थिक फिलामेंट का मोनोमेरिक प्रोटीन था। 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हर मेरोमायोसिन में। एक होता है ग्लोबुलर हेड जिसमें शॉर्ट आर्म और टेल होती है, ठीक है, और फॉर्मर बीइंग कॉल्ड हेवी हेड मायोसिन, और दूसरा है लाइट मेरोमायोसिन LMM। 2 चीजें, HMM एंड LMM। HMM की फुल फॉर्म क्या है? हेवी मेरोमायोसिन। LMM की फुल फॉर्म क्या है? लाइट मेरोमायोसिन। दोबारा 2 चीजें हैं, HMM LMM। HMM है हेवी मेरोमायोसिन, LMM है लाइट मेरोमायोसिन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? मेरोमायोसिन जो है उसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक ग्लोबुलर हेड होता है जिसमें शॉर्ट आर्म और एक टेल होती है। ठीक है, इसका मतलब ग्लोबुलर हेड और टेल 2 पार्ट हो गए। फॉर्मर मतलब ग्लोबुलर हेड की बात की गई है, वो होता है हेवी मेरोमायोसिन HMM। लेटर वो होता है लाइट मेरोमायोसिन, टेल वाला पार्ट होता है लाइट मेरोमायोसिन। समझ गए? हेड और टेल, हेड में शॉर्ट आर्म होते हैं, हेड हेवी होता है हेवी मेरोमायोसिन, टेल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है तो वो लाइट है, लेटर है, और इसे कहते हैं लाइट मेरोमायोसिन। HMM की बात की जाए जो कि हेड है और शॉर्ट आर्म में हेड और शॉर्ट आर्म को लेके होता है, उसमें प्रोजेक्शंस होती हैं आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट नोन एज क्रॉस आर्म्स। तो इसका मतलब इन्होंने ये बोला HMM मतलब
हेवी मेरोमायोसिन जो कंस्टिट्यूट करता है हेड को और शॉर्ट आर्म को, लाइट मेरोमायोसिन जो कंस्टिट्यूट करता है टेल को। लाइट मेरोमायोसिन को 1 मिनट साइड रखो। एचएमएम की इन्होंने बात करी। एचएमएम में इन्होंने बोला कि हेड जो है और शॉर्ट आर्म जो है वो आउटवर्डली प्रोजेक्ट होते हैं, आउटवर्डली निकले हुए होते हैं रेगुलर इंटरवल और रेगुलर डिस्टेंस में, एक एंगल में, ठीक है। सरफेस ऑफ पॉलीमराइज्ड मायोसिन से एक एंगल में बाहर को निकले हुए होते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं क्रॉस आर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म मतलब मेरोमायोसिन मायोसिन के फाइबर से थोड़ा थोड़ा ब्रांच आउट हो रखा है, थोड़ा थोड़ा बाहर को प्रोट्यूड कर रहा है, निकला हुआ है। समझ गए? ग्लोबुलर हेड की बात करें तो वो एक्टिव एटीपेस एंजाइम को लेके रखता है। हेड जो है वो एक्टिव एटीपेस एंजाइम को लेके रहता है, ठीक है। बाइंडिंग साइट्स होती है उसके पास एटीपी की और एक्टिव साइट्स होती है एक्टिन की। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट्स एंड एटीपी बाइंडिंग साइट्स ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं? ये दोनों हेड में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? हेड में पाई जाती हैं। किसके हेड में पाई जाती है? मेरोमायोसिन के हेड में पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ हेड एंड क्रॉस आर्म दिख रहा है जो कि एचएमएम का पार्ट था, हेवी मेरोमायोसिन का पार्ट था। समझ गए? और आगे चलो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में हम आ चुके हैं। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे क्या है? मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। सबसे अच्छे से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के रूप में कर सकते हैं। वो ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन फिलामेंट ओवर थिक फिलामेंट। अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन करना है तो उसके लिए थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करना पड़ेगा, सही बात है, ऐसे ही अपने आप तो होगा नहीं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने के लिए एक सिग्नल सेंड होता है, कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सीएनएस से। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर के साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और एक मोटर यूनिट बनाता है। तो मोटर यूनिट के दो कौन से पार्ट होते हैं तुमसे पूछे जा सकते हैं? तो मोटर न्यूरॉन एंड मसल फाइबर, ठीक है। जंक्शन बिटवीन मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो तुमसे ये भी पूछ सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किन के बीच पाया जाता है? तो मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा के बीच में पाया जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। मोटर एंड प्लेट भी इसे बोला जाता है। न्यूरल सिग्नल जो है, जो जंक्शन में रीच करता है, वो एक न्यूरोट्रांसमीटर वहां से छोड़ देता है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन। ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन पोटेंशियल बनाता है सार्कोलेमा में। क्या करता है न्यूरोट्रांसमीटर? एक्शन पोटेंशियल बनाएगा सार्कोलेमा में, ठीक है। ये एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द मसल फाइबर स्प्रेड करेगा और इसकी वजह से कैल्शियम आयंस का रिलीज होने लगेगा सार्कोप्लाज्म में। क्या होगा? कैल्शियम आयंस का रिलीज होने लगेगा सार्कोप्लाज्म में। जब कैल्शियम प्लस आयंस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा उनका, तो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन ऑन एक्टिव फिलामेंट्स, तो इससे क्या होगा? मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स हो जाएगी, ठीक है, रिमूव हो जाएगी। मतलब बताता हूँ, तुम्हें समझ आ गया एक्शन पोटेंशियल आया, तुम्हें समझ आ गया न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या किया, तुम्हें समझ आ गया कैल्शियम आयंस रिलीज हो गए बहुत सारे। अब क्या होगा? तो इन्होंने बोला जो कैल्शियम आयंस रिलीज हुए सार्कोप्लाज्म में, उनकी वजह से कैल्शियम 2+ का लेवल बढ़ गया। कैल्शियम 2+ का लेवल बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? कैल्शियम बाइंड कर जाएगा ट्रोपोनिन की सब यूनिट से, ठीक है, ट्रोपोनिन की सब यूनिट से बाइंड कर जाएगा। ये ट्रोपोनिन की सब यूनिट कहाँ पाई जाती है? एक्टिन के ऊपर पाई जाती है, एक्टिन फिलामेंट के ऊपर पाई जाती है। इससे क्या होगा? जो मास्किंग हो रही थी, मास्किंग रिमूव हो जाएगी। इससे मास्किंग रिमूव हो जाएगी, समझ गए? अगर मास्किंग रिमूव हो गई तो उससे क्या होगा? मायोसिन जो है वो आके कनेक्ट हो पाएगा, जुड़ पाएगा, समझ गए? और आगे चलो, यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से एनर्जी निकलेगी। मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन। अब इससे क्या होगा? मायोसिन का हेड जो है एक्टिन की साइट्स में जो एक्टिव साइट्स थी उनसे जाके बाइंड कर जाएगा। ये एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन कैसे
मिली हमें जब कैल्शियम प्लस आयन ट्रोपोनिन की सब यूनिट से जाके जुड़ गया जो कि एक्टिन के ऊपर थी। इससे क्या हुआ, मास्किंग रिमूव हो गई। मास्किंग रिमूव हुई तभी जाके मायोसिन कनेक्ट हो सका। समझ गए। अब यहाँ तुम्हें जो डायग्राम दिख रहा है ये एक PYQ है, ये एक PYQ है। तुमसे पूछ लेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये ATP ADP जो तुम्हें दिख रहा है ना, याद रखना ये पूछा हुआ है उन्होंने। मार्क द फॉलोइंग में, मार्क द फॉलोइंग या फिर अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, या फिर ऐसे कर देंगे 1 2 3 4 अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस। तो तुमसे ये सब भी पूछा जा सकता है। और आगे चलो, अब क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया, ठीक है। मायोसिन एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन में जाके जुड़ गया और क्रॉस ब्रिज बना दिया। अब इससे क्या हुआ, अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट्स जो थे वो सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ पुल होने लग गए, सेंटर ऑफ ए बैंड की तरफ पुल होने लग गए। जेड लाइन जो इन एक्टिन से जुड़ी हुई थी ये भी अंदर की तरफ पुल होने लग गई। इसकी वजह से शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होने लगा, सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। सार्कोमियर याद करो पूरी फंक्शनल यूनिट थी जिससे कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो इससे क्या समझ आया, इससे क्या समझ आया, ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल दैट इज कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड रिड्यूस हो जाता है। ये वाला पैरा जो है यहां से तुम्हारे कम से कम भी 3 से 4 बार PYQ पूछे गए हैं, 3 से 4 बार PYQ पूछे गए हैं। जो मैं बोल रहा हूं ढंग से सुनना, ठीक है, ढंग से सुनो। शॉर्टनिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन के समय क्या हो रहा है, आई बैंड रिड्यूस हो जा रहा है, ए बैंड अपनी लेंथ ले बैठा है, ए बैंड कम नहीं होगा, ए बैंड लेंथ को रिटेन करके रखता है। मायोसिन जो है वो ADP एंड पाई को रिलीज करता है और रिलैक्स स्टेट में फिर दोबारा चला जाएगा इसके बाद। तो तुमसे ये पूछा जाएगा आई बैंड रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, ए बैंड रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, जेड लाइंस पास आएंगी कि नहीं आएंगी, एम लाइन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, एच जोन या बीच में जो भी जोन था, ठीक है, बीच में जो भी जोन था उसमें चेंज आएगा कि नहीं आएगा, ये रहा एच जोन, एच जोन में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। तो तुम डायग्राम से देख सकते हो ये दोनों चीजें अगर पास पास आएंगी तो एच जोन खत्म होता चला जाएगा, ए बैंड में डिफरेंस नहीं आएगा, ए बैंड में डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जेड लाइंस पास आने लग जाएंगी, सार्कोमियर छोटा होने लग जाएगा। तो इससे तुम्हें पता चलना चाहिए, ठीक है। और आगे चलो, ATP इज, फिर क्या होता है, एक न्यू ATP बाइंड करता है, क्रॉस ब्रिज दोबारा ब्रेक होता है, ATP इज अगेन हाइड्रोलाइज्ड बाय मायोसिन हेड एंड साइकिल ऑफ क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन अगेन कंटिन्यूज। यहाँ पे जो लास्ट की लाइन ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें क्रॉस ब्रिज तोड़ना है तब भी तुम्हें ATP की जरूरत है, ठीक है, तब भी तुम्हें ATP की जरूरत है। तो तुमने देखा होगा डेड बॉडीज हार्ड हो जाती है जिस पोजीशन में रखी हो, हिलती नहीं है वो, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसी वजह से होता है, ATP नहीं मिल रहा उन्हें तो मसल्स फिर रिलैक्स भी नहीं हो पाती है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें आई बैंड दिख रहा है अच्छे से, यहाँ जेड जोन दिख रहा है, रिलैक्स में ऐसा है, कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या हुआ, ये दोनों अंदर अंदर जाते चले गए, अंदर अंदर गए तो आई बैंड तो जो था, आई बैंड जो था वो तो तुम्हें दिखना ही बंद हो गया, ए बैंड तुम्हें कुछ भी चेंज नहीं आया, ए बैंड वैसा ही रहा, सेम टू सेम रहा, ठीक है। जेड लाइन्स एक दूसरे के पास आने लग गई, इससे तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ब्रेकिंग रिपीटेड कॉजिंग फर्दर स्लाइडिंग, ठीक है। प्रोसेस कंटिन्यूज टिल कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने रिजल्टिंग इन मास्किंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। तब तक चलता रहेगा जब तक कैल्शियम फाइबर्स, कैल्शियम आयंस वापस ना कर दिए जाएं, क्योंकि वो वापस करेंगे तभी जाके वो एक्टिन फिलामेंट्स को दोबारा बाइंड कर देंगे। इससे क्या होगा, जेड लाइन्स वापस चली जाएंगी ओरिजिनल पोजीशन में, रिलैक्सेशन आ जाएगा। रिएक्शन टाइम की बात करें जो फाइबर्स में होता है वो वेरी करता है अलग अलग मसल्स में। रिपीटेड एक्टिवेशन अगर होगा मसल्स का तो इससे एक्यूमुलेट हो सकती है लैक्टिक एसिड, क्योंकि एनारोबिक ब्रेकडाउन हो जाता है ग्लाइकोजन का, इतनी फ्रीक्वेंटली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, लैक्टिक एसिड आ जाती है जिससे फैटीग होता है, मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, दर्द भी होने लगता है। मसल्स में एक रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। मायोग्लोबिन कंटेंट बहुत हाई होता है कुछ मसल्स में, जिससे कि रेडिश अपीयरेंस आने लग जाती है। इन मसल्स को कहते हैं रेड फाइबर्स। इन मसल्स के अंदर, ठीक है, इन मसल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिनकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे तो इससे ATP प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होगा। तो इसलिए इन मसल्स का क्या यूज़ है, इन मसल्स को पहली बात तो एरोबिक मसल्स कहोगे क्योंकि ऑक्सीजन का अच्छा खासा यूज़ है।
अब इन मसल्स में क्या है, मायोग्लोबिन, ठीक है, मायोग्लोबिन कंटेंट जो है वो बहुत कम होता है, वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन। अब क्या होता है, नहीं कुछ और मसल्स में मायोग्लोबिन कंटेंट कम होता है। रेड मसल्स की बात करें, रेड मसल्स में पहली बात रेडिश अपीयरेंस होती है, ठीक है। दूसरी मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा खासा होता है। तीसरी चीज़ रेड फाइबर कहते हैं। चौथी चीज़ एटीपी प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है। अब अगर हम दूसरी मसल्स की बात करें, ऑन दी अदर हैंड दूसरी मसल्स जो हैं उनमें हो सकता है मायोग्लोबिन कंटेंट कम हो, तो वो पेल या फिर वाइटिश दिखती हैं। पेल और वाइटिश दिखती हैं तो इन्हें वाइट फाइबर्स कहते हैं। तो तुम्हें पता चल गया, एक हो गए रेड फाइबर्स और एक हो गए वाइट फाइबर्स, ठीक है। एक हो गया रेड फाइबर्स और एक हो गया वाइट फाइबर्स। वाइट फाइबर कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे मायोग्लोबिन कम है, ठीक है। अब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी थोड़े कम होते हैं वाइट फाइबर्स में, लेकिन अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छा खासा होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये बिलीव करते हैं और इस पर डिपेंडेंट रहते हैं। अब आ जाते हैं स्केलेटल सिस्टम पे। अब जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार पार्ट चालू हो गए, क्योंकि एनाटॉमी में तुम पढ़ोगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, स्केलेटल मसल सिस्टम तुम एमबीबीएस में पढ़ोगे, मज़ा आएगा बहुत, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है, थोड़े बहुत कार्टिलेज हैं। सिस्टम में क्या है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है मूवमेंट में, जो कि बॉडी दिखाती है, ठीक है। जॉस के बिना तुम खाना नहीं चबा सकते। मस्कुलर तुम्हारी जो स्केलेटल मसल्स है वो स्केलेटन में जाके तो जुड़ेंगी, तो बोन वगैरह का क्या यूज़ है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब तुम्हें पता है, एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। बोन और कार्टिलेज जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बोन कार्टिलेज क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। हार्ड मैट्रिक्स बनाता है कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से, कौन, बोन, ठीक है। और दूसरा जो है उसके पास प्लायबल मैट्रिक्स होता है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स की वजह से, कौन, कार्टिलेज का प्लायबल मैट्रिक्स होता है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स की वजह से। बोन्स का मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से। ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 206 बोन्स हमारे पास होती हैं, थोड़े बहुत कार्टिलेज होते हैं, और दो डिवीजन में डिवाइडेड होती है। एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर तुम्हें आगे जाके आएगा। अपेंडिकुलर भी कहीं लिखा ही होगा इन्होंने, ठीक है। एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर, ठीक है। अब एक्सियल में क्या होता है, 80 बोन्स होते हैं, याद रखना। एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं, जो कि मेन एक्सेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, ये एक्सियल स्केलेटन के लिए होता है। क्या क्या, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। इसमें कितनी बोन्स होती हैं, इसमें 80 बोन्स होती हैं। यहाँ से PYQ आया है, ठीक है। स्कल की बात करें तो स्कल में 2 सेट ऑफ बोन्स होती हैं, वो आगे जाके अभी हम देखेंगे, क्रेनियल और फेशियल। स्कल में 2 टाइप की बोन्स होती हैं, क्रेनियल और फेशियल, ठीक है। दोनों मिला के 22 बोन्स होती हैं। तो स्कल की अगर मैं बात करूं तो स्कल में 22 बोन्स होती हैं, क्रेनियल और फेशियल मिला के, ठीक है। और आगे चलो, क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं। क्रेनियल बोन्स कितनी होती हैं, 8 इन नंबर। क्रेनियल बोन्स होती हैं 8 इन नंबर, ठीक है। हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग बनाती हैं क्रेनियम फॉर द ब्रेन। फेशियल रीजन की बात करें तो वो 14 एलिमेंट से बना है। फेशियल वाली बोन्स 14 बोन से बनी है, जबकि हमारी क्रेनियल बोन जो है वो 8 है, नंबर में 8 है, ठीक है। फ्रंट पार्ट ऑफ फेस जो बनाती है, फेशियल रीजन जो बनाती है, 14 एलिमेंटल स्केलेटल बोन से बनी है। एक सिंगल यू शेप बोन है जिसे हायोइड बोन कहते हैं, जो बेस ऑफ बकल कैविटी से होती है। स्कल में इंक्लूडेड तो है, लेकिन वो किसी भी पार्ट से जुड़ी नहीं होती है। ये रही हायोइड बोन, ये फ्लोटिंग होती है, किसी भी और बोन से एसोसिएटेड नहीं होती है, ठीक है। अगर मिडल ईयर वगैरह की बात करें तो आगे चलेंगे, पहले डायग्राम देखते हैं। यार ये याद कर लेना, क्योंकि ये हो सकता है लेबलिंग में पूछें, ठीक है। इसका कुछ श्योरिटी नहीं रहती। अब NMC, अब NMC है भाई, तो हो सकता है पूछ ले, क्योंकि कहेंगे यार NCERT में तो दिया है। तो तुम पैराइटल बोन कौन सी है, टेम्पोरल बोन साइड वाली होती है, ऑक्सीपिटल बोन पीछे वाली होती है। ऑक्सीपिटल बोन में कुछ लग गया तो अंधे हो जाओगे। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कौन से है, मैंडिबल, मैक्सिला, जाइकोमैटिक बोन, ये वाली बोन जो होती है ऊपर, नेजल बोन, लैक्रिमल, एथमॉइड, स्फेनॉइड, ये तुम्हें पता होना चाहिए। फ्रंटल बोन नाम से पता चल जाएगा, ठीक है। ईयर की बात कर रहे थे तो ईच मिडल ईयर कंटेन्स 3 टाइनी बोन्स। मिडल ईयर में 3 टाइप की बोन्स होती हैं, कौन सी, मैलियस, इनकस, स्टेप्स, स्टेपीज भी बोलते हैं कुछ लोग, मैलियस, इनकस, स्टेपीज
3 टाइप की बोन होती है। इनको कलेक्टिवली ईयर ऑसिकल बुलाया जाता है। स्कल रीजन आर्टिकुलेट्स विद सुपीरियर रीजन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। कॉमन सेंस है भाई, हमारा जो स्कल का रीजन है वो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर के रीजन से आर्टिकुलेट करता है, उसका जुड़ा हुआ होता है 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डोइल की वजह से। तो हमारा स्कल डायकॉन्डाइलिक है, हमारे पास डायकॉन्डाइलिक स्कल है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वी हैव डायकॉन्डाइलिक स्कल, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की बात करेंगे। वर्टिब्रल कॉलम में 26 यूनिट्स होती हैं वर्टिब्रा की। कितनी यूनिट्स होती हैं वर्टिब्रा की, याद रखना। सुनो, वर्टिब्रा कितने होते हैं याद रखना, वर्टिब्रा कितने होते हैं याद रखो, ये पूछा जाएगा। 26 यूनिट्स होती हैं वर्टिब्रा की, डॉर्सली प्लेस्ड होती है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया हमारी छाती वेंट्रल है, पीठ डॉर्सल है, क्योंकि हम ऐसे चल रहे होते हैं, ठीक है। तो डॉर्सली अरेंज होता है। बेस ऑफ स्कल, खोपड़ी के नीचे से लेके पूरा फ्रेमवर्क ऑफ ट्रंक इसी से बनता है। हर एक वर्टिब्रा में एक सेंट्रल हॉलो पोर्शन होता है, बीच से खोखला पोर्शन होता है, जिसे हम न्यूरल कैनाल कहते हैं, न्यूरल कैनाल, ठीक है। इस न्यूरल कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड पास होगी। पहला वर्टिब्रा जो है वो है एटलस। फर्स्ट वर्टिब्रा कौन सा है, फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलस, ये तुम्हारा है PYQ। फर्स्ट वर्टिब्रा है एटलस, वो आर्टिकुलेट करता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ। वो पूछ सकते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के साथ कौन सा वर्टिब्रा आर्टिकुलेट करता है, नाम क्या है उसका, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम डिफरेंशिएटेड है सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स में, ठीक है। सर्विकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स या फिर कॉकिजियल। अब इसमें क्या होता है, सर्विकल में 7, 12, 5, 1 फ्यूज्ड एंड 1 फ्यूज रीजन, ठीक है। यहाँ पे कितनी बोन्स होती है ना, अगर तुम्हें बोन्स याद रखनी है तो 7, 12, 5, 5, 4 ऐसे रहता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे पूछा जाए वर्टिब्रा कितने हैं, तो उसके लिए तुम क्या याद रखोगे, 7, 12, 5 फ्यूज्ड एंड फ्यूज्ड, दोनों एक एक फ्यूज्ड रहते हैं, रीजन्स होते हैं, ठीक है। स्कल के नीचे से चालू होके सर्विकल ऊपर वाला पार्ट, थोरैसिक थोरैक्स वाला पार्ट, लंबर नीचे। तुमने देखा होगा कुछ गाड़ियों में बोला जाता है इस सीट में, इसकी सीट में लंबार सपोर्ट है, लंबार सपोर्ट बोलते हैं। हो सकता है कुछ चेयर्स में लिखा हो लंबार सपोर्ट, तो वो ये नीचे लोअर वेस्ट वाला जो होता है वो लंबार होता है। सैक्रल और नीचे, कॉकिजियल छोटा सा सबसे नीचे होता है। कॉकिक्स तुम्हें यहाँ दिख रहा है, सैक्रम दिख रहा है, इन्वर्टिबल डिस्क दिख रही है, लंबर वर्टिब्रा समझ गए, थोरैसिक समझ गए, सर्विकल सबसे ऊपर होता है, ठीक है। और आगे चलते हैं। नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होते हैं ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यहाँ से सवाल पूछा गया है, ट्रू एंड फॉल्स बताओ। वेल के पास 7 सर्विकल वर्टिब्रा होते हैं, ट्रू या फॉल्स। वेल के पास 7 वर्टिब्रा होते हैं, ट्रू या फॉल्स। तो सारे मैमल्स के पास ऑलमोस्ट 7 होते हैं, तुम्हें याद रखना है। वर्टिब्रल कॉलम की बात की जाए तो वो स्पाइनल कॉर्ड को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हेड को भी सपोर्ट कर देता है। बहुत सारा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यहाँ से होता है, समझ गए। रिब्स वगैरह यहाँ पीछे जाके अटैच हो जाती हैं। मस्कुलेचर ऑफ बैक, मसल्स भी इससे अटैच हो जाती हैं। स्टर्नम की बात करें, स्टर्नम बाहर फ्रंट में मिड लाइन में यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्टर्नम, तो वेंट्रल मिड लाइन में स्टर्नम प्रेजेंट होती है, जो कि थोरैक्स के सेंटर में होती है। अब आ जाते हैं रिब्स में। देखो स्टर्नम तुम्हें यहाँ दिख रही है, ये बीच की, ये है स्टर्नम, ठीक है। अब आ जाते हैं रिब्स में, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है। टोटल नंबर ऑफ रिब्स अगर तुमसे पूछे तो 24 बोलना, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिब्स पूछें तो 12 × 2 24 बोलना, लेकिन अगर पेयर बोला गया तो 12 बोलना। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये PYQ भी है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 12 लिखूँ 24 लिखूँ, तो पेयर शब्द है तो वो देख लेना, ठीक है। और आगे चलते हैं। हर एक रिब एक फ्लैट बोन होती है जो कि डॉर्सली मतलब पीछे की साइड जुड़ी है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली मतलब छाती की साइड जुड़ी है स्टर्नम से। इसमें 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है डॉर्सल एंड में, और इसलिए इसे कहते हैं बायसेफेलिक। क्या बोलते हैं, बायसेफेलिक, ठीक है। बकेट हैंडल जैसी होती है, बायसेफेलिक बोलते हैं, MBBS में बहुत पढ़ोगे ये। फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब जो है उन्हें ट्रू रिब बोलते हैं। फर्स्ट 7 पेयर, अगेन पेयर बोला है, अगर नंबर बोला हो तो 14 बोलना, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं। डॉर्सली वो थोरैसिक वर्टिब्रा एंड वेंट्रली स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज यहाँ पे पाया जाता है। तुमसे पूछ सकते हैं कौन सा कार्टिलेज पाया जाता है, तो हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है, याद रखना। 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स की बात करें तो वो डायरेक्टली आर्टिकुलेट नहीं करती है स्टर्नम से, लेकिन 7th रिब के साथ जुड़ी होती है। 7th रिब मतलब लास्ट रिब जो डायरेक्टली आर्टिकुलेट कर रही थी स्टर्नम के साथ, उसके साथ जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। कैसे जुड़ी होती है, विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। इनको कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फिर फॉल्स रिब्स,
ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, पीछे वर्टिब्रा आगे कॉन्ड्रल, मतलब कार्टिलेज से जुड़ी हुई। लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स, मतलब 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो कहीं भी कनेक्टेड नहीं होती है वेंट्रली, इसलिए इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। जापानीज लोगों में कभी कभार नहीं होती है, ठीक है, कुछ इसमें लास्ट वाली नहीं होती है। थोरैसिक वर्टिब्रा की बात करें, रिब्स और स्टर्नम की बात करें तो ये टुगेदर रिब केज बनाएंगे, रिब केज बनाएंगे, समझ गए। अगर लिम्स की बात करें, लिम्स और गर्डल्स, ठीक है, ये है शोल्डर गर्डल, नीचे होता है पेल्विस गर्डल, तो अगर लिम्स अलोंग विद देयर गर्डल्स ये बनाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, एक्सियल बीच का अपेंडिकुलर जो इसमें आके जुड़ जाए, ठीक है। हर एक लिम्ब 30 बोन से बना हुआ है, ये तुम्हारा अगेन PYQ है, हर एक लिम्ब 30 बोन से बना है, याद रखना, ईच लिम्ब 30 बोन से बनी हुई है। बोन्स ऑफ हैंड, फोर लिम्ब आर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस ये होती हैं। अब इनको कैसे याद रखना है मैं बता देता हूँ, सुनो सुनो, सारी बोन्स में तुम्हें समझा देता हूँ। ये वाली बोन जो है ना, ये वाली बोन जो है इसको कहते हैं क्लैविकल, सबसे ऊपर वाली बोन जो है जिसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है इसको कहते हैं क्लैविकल। यहाँ पे जो है बाइसेप वाली जो तुम्हारी बोन है इसको कहते हैं ह्यूमरस। यहाँ फोर आर्म में जो तुम्हारी दो बोन्स हैं उन्हें कहते हैं रेडियस और अल्ना। अब कैसे याद रखोगे रेडियस कौन सी साइड है, तो अंगूठा देख लेना, अंगूठा जिस साइड रेडियस उस साइड। अब बायो में तुम पढ़ोगे आगे जाके सुपिनेशन एंड प्रोनेशन दो चीजें होती हैं, तो अंगूठा ऐसे भी हो जाता है ऐसे भी हो जाता है, तो रेडियस और अल्ना क्रॉस हो जाते हैं, याद रखना। फिर यहाँ है यहाँ पे कार्पल्स, यहाँ पे मेटाकार्पल्स और यहाँ पे है फेलेंजेस, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, 8 5 दिख गया, 5 और 14, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, 8 5 14, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें दिख गया कार्पल कितनी है, 8 होती हैं, रिस्ट बोन इन्हें बोला जाता है, मेटाकार्पल पाल्म बोन्स 5 होती हैं और फेलेंजेस डिजिट्स जो कि 14 होते हैं। फीमर, थाई बोन, लॉन्गेस्ट बोन हमारी बॉडी की फीमर होती है जो कि थाई में पाई जाती है। टीबिया, फिब्यूला नीचे होती है। टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस, टार्सल में 7, मेटाटार्सल में 5, फेलेंजेस में 14। अब तुम बोलोगे भैया सेम होना चाहिए था, यहाँ तो 8 5 14 था, तो यहाँ 7 क्यों है, यहाँ 7 5 14 क्यों है, समझ गए। देखो हाथ और पाँव की बोन ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि तुमने बोला अभी 30 बोन्स होती है ना, हर लिम्ब में 30 बोन्स होती है, यहाँ भी 30, पाँव में भी 30, तो यहाँ अगर 8 5 14 है, 8 5 14 है, तो पाँव में 8 5 14 क्यों नहीं है, पाँव में 7 5 14 है, तो वो एक बोन कहाँ चली गई, उस एक बोन का नाम है पटेला, वो पटेला तुम्हारे घुटने के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। अ कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला कवर नी कैप वेंट्रली, जिसे कहते हैं नी कैप, ठीक है। अब आ जाते हैं गर्डल्स में, तो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल ऊपर वाला, पेल्विक गर्डल नीचे वाला, ये आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स में हेल्प करती है एक्सियल स्केलेटन के साथ। हर गर्डल 2 हाफ्स का बना होता है, ईच गर्डल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ 2 हाफ्स, हर एक गर्डल 2 हाफ का बना हुआ होता है, याद रखो। ईच हाफ जो है, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल, उसमें होता है क्लेविकल, स्कैपुला। स्कैपुला लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है जो पीछे की साइड पाई जाती है, डोर्सल साइड में पाई जाती है, ठीक है, डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स में पाई जाती है, 2nd एंड 7th रिब्स में पाई जाती है, ये बात याद रखना। स्कैपुला 2nd एंड 7th रिब्स के बीच में पाई जाती है, ये तुम्हारा PYQ है, यहाँ से क्वेश्चन आया है। स्कैपुला 2nd और 7th रिब्स के बीच में पाई जाती है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। डोर्सल फ्लैटेंड ट्रायंगुलर बॉडी की बात करें जो कि स्कैपुला की है, वो स्लाइटली एलिवेटेड रिज के साथ है, उसमें है एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज, उस रिज को कहते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। स्पाइन ऑफ स्कैपुला फ्लैट एक्सपैंडेड प्रोसेस के साथ रहती है जिसको कहते हैं एक्रोमियन। अब तुम जब MBBS में आओगे ना तो एक्रोमियन को बोला जाता है एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस। क्या बोला जाता है, एटाविस्टिक टाइप ऑफ एपिफाइसिस, याद रखना। क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है इसके साथ। एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन होता है जिसे कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी, एक्रोमियन के नीचे एक डिप्रेशन होता है ग्लेनोइड कैविटी उसे कहते हैं, जिसके साथ हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। ईच क्लेविकल लॉन्ग स्लेंडर बोन है, 2 कर्वेचर उसमें होते हैं, ऐसे पाई जाती है, ठीक है। इस बोन को कॉमनली कॉलर बोन या ब्यूटी बोन बोला जाता है, ठीक है।
इलियम दिख रहा है, प्यूबिस दिख रहा है, इशियम, इलियम इशियम प्यूबिस 3 यहाँ दिख रही है, कोएक्सल बोन्स, सैक्रम, फीमर, पटेला तुम्हें दिख गई, पटेला दिख गई, टीबिया फिब्यूला दिख गई, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। अब यहाँ पे था 8 5 14 कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजेस, लेकिन यहाँ टार्सल मेटाटार्सल फेलेंजेस में 7 5 14 है, क्योंकि ये +1 जो था ये यहाँ चला गया पेटेला में, ठीक है। अब पेल्विक गर्डल की बात करें तो यहाँ भी 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं, ठीक है। ईच कॉक्सल बोन फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, हर एक कॉक्सल, 2 कॉक्सल बोन्स है, हर एक कॉक्सल बोन फ्यूजन ऑफ 3 बोन से बनी है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। जहाँ पे ये फ्यूज करती हैं उसको कहते हैं एसेटाबुलम, जहाँ ये फ्यूज करती हैं उसको कहते हैं एसेटाबुलम, ठीक है। और आगे चलो, और आगे चलो, 2 हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल, 2 हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल जो है वो मीट करते हैं वेंट्रली। कहाँ जाके मिलते हैं? वेंट्रली मिलते हैं, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस कॉल्ड फाइब्रस कार्टिलेज, वेंट्रली जाके प्यूबिक सिम्फाइसिस में जाके मिलते हैं, जो कि फाइब्रस कार्टिलेज का पार्ट है। ये बात तुम याद रखना, ठीक है। और आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं जॉइंट्स में। अब तुम्हारा चैप्टर अंतिम सांसें ले रहा है, याद रखो, अब तुम्हारा चैप्टर अंतिम सांसें ले रहा है। अब तुम्हारा चैप्टर का समय आ गया, खत्म होने वाला है, बस ये हो गया, बस ये खत्म। जॉइंट्स पढ़ो। जॉइंट्स जो है एसेंशियल होते हैं हर टाइप ऑफ मूवमेंट के लिए, ठीक है। लोकोमोशन मूवमेंट कोई एक्सेप्शन नहीं है, जॉइंट्स की जरूरत सबको पड़ती है। जॉइंट्स जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं बोन्स, बिटवीन बोन्स और कार्टिलेज के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। फोर्स जनरेटेड बाय मसल्स यूज टू कैरी आउट मूवमेंट थ्रू जॉइंट्स, भाई जॉइंट हिल पाते हैं तभी तो हम मूवमेंट कर पाते हैं। जॉइंट्स फलक्रम की तरह काम करते हैं। मूवेबिलिटी ऑफ दीज जॉइंट्स डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, इनकी मूवेबिलिटी कितनी है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जॉइंट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 मेन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में, जॉइंट्स को क्लासिफाइड किया है 3 मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल, 3 टाइप के स्ट्रक्चरल फॉर्म होते हैं किसके? जॉइंट्स के। सबसे पहले आते हैं फाइब्रस जॉइंट में। फाइब्रस में कोई मूवमेंट अलाउ नहीं होता है। फ्लैट स्कल बोन्स के बीच में एंड टू एंड फ्यूजन के साथ ये पाई जाती है। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्यूचर्स फॉर्म हो जाते हैं जैसे कि क्रेनियम में, क्रेनियम मतलब खोपड़ी। अब आ जाते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में। यहाँ पे क्या होता है, बोन के जो मूवमेंट हैं, जो जॉइंट्स हैं वो कार्टिलेज के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा, वर्टिब्रल कॉलम में पाया जा सकता है। यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं, ये बात याद रखना। साइनोवियल जॉइंट की बात करें तो एक फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी होती है 2 जॉइंट्स के बीच में, 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में, 2 बोन्स के बीच में। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट अलाउ होता है साइनोवियल जॉइंट में। तो अगर तुम्हें बोलूं फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल में मूवमेंट किस में ज़्यादा है, तो नीचे जाओ तो मूवमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। साइनोवियल में मूवमेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, बहुत सारे मूवमेंट में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसका एग्जांपल हो गया, हिंज जॉइंट इसका एग्जांपल हो गया, ग्लाइडिंग जॉइंट इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल वगैरह हो गया, और सैडल जॉइंट इसका एग्जांपल हो गया। अब तुम इसके आंसर याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये PYQ है, और यहाँ से एक और बार क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ याद रखो, सबसे पहली बात एग्जाम्पल्स। बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में। हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? ये वाला हो गया, या फिर नी जॉइंट हो गया। पिवट जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? एटलस और एक्सिस के बीच में। ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? कार्पल्स के बीच में। सैडल जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में, जो कि थंब में पाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं मसल्स के एंड स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स में। सबसे पहले मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इफेक्ट करता है। इससे क्या होता है? फैटीग होती है, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल हो जाता है। अब आ जाते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। ये प्रोग्रेसिव डीजेनरेशन है स्केलेटल मसल्स का, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब आ जाते हैं टेटनी में। टेटनी मतलब रैपिड स्पाज्म मतलब वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं मसल में, क्योंकि कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है बॉडी फ्लूइड में। अर्थराइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब पोरोसिस, छेद हो जाना हड्डियों में। इसमें क्या होता है? बोन मास डिक्रीज हो जाता है, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन बॉडी में कम हो जाता है, इसलिए ये होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का PYQ आया है, क्यों होता है? तो डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन की वजह से होता है। गाउट
इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, गाउट होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से। इसके साथ ये चैप्टर भी तुम्हारा खत्म हो गया।